नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। पहले एपिसोड में जब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड क्या है, किस किस्म के म्यूचुअल फंड होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें और अगर करना भी हो तो कीमत क्या है, कीमत कैसे पता करें क्या है। तो उन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं इंडेक्स फंड है, कभी सुनते हैं साहब सीधा जाके फॉर्म खरीदें, तो कैसे करें ये सब चीज़ें, इसके बारे में जो मैकेनिक्स है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं मीरे एसेट मैनेजमेंट से, और हमारे साथ विठल मोरे जी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, नैनेश मेहता जी पिनिकल से, और जोसेफ थॉमस जी जो आदित्य बिरला मनी में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सबका। तो मैं थोड़ा रिवर्स में पहले शुरू करना चाहता था कि निवेश कैसे करें, तो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये जो प्राइस होती है म्यूचुअल फंड की, ये कैसे डिसाइड होती है या क्या होता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड की प्राइस है, आप ये फ़ोन करके ये नहीं पूछते हैं कि भाई कीमत क्या है म्यूचुअल फंड की, हम पूछते हैं साहब नेट एसेट वैल्यू क्या है। तो आप उस टर्मिनोलॉजी में कुछ नहीं जाइएगा, सिर्फ उसका ये मतलब है कि जो ये म्यूचुअल फंड ने चीज़ें खरीदी हैं, जो स्टॉक खरीदे हैं, अगर उन सब की हम कीमत ऐड कर दें और जितने उन्होंने यूनिट इशू किए हैं उसके साथ डिवाइड कर दें, तो आपकी उसमें भागीदारी कितनी है, वही एक नेट एसेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। मगर थोड़ा डिटेल में भी हम पूछते हैं। जोसेफ जी, अगर आप ये बता सकें कि जो नेट एसेट वैल्यू है ये कैसे डिसाइड होती है, और थोड़ा सा अगर आप डेट फंड और इक्विटी फंड का अलग अलग बता सकें कि इसमें कुछ अंतर थोड़े होते हैं। नेट एसेट वैल्यू डिसाइड होता है इस आधार पर जो इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज़ जो खरीद के पोर्टफोलियो में रखा है उसका वैल्यू कैसे मूव हो रहा है, वही हिसाब से। उसके लिए सेबी ने इश्यू किया है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू करने का और उसका वैल्यू निकालने का, उसके बारे में सेबी का इंस्ट्रक्शंस है। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, उसका जो वैल्यू जो है बहुत धीमी से ऊपर नीचे जाता है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में उसका भाव तो भागता ही नहीं है, और उसमें रेगुलर अर्निंग्स जो होता है, रेगुलर एक्रूअल्स होता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड कूपन डिविडेंड वगैरह। तो इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा स्टेबल रहता है। और जितने इन्वेस्टर्स के पैसा लेके, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट्स लेके जितना सिक्योरिटीज़ खरीदा है, उसका वैल्यू तो चेंज होते ही रहता है बेस्ड ऑन दी एक्रूअल्स ऑफ कूपन्स, कूपन इंटरेस्ट वगैरह उसका एक्रूअल्स होता है। दूसरा है उनको मार्केट में ट्रेड होता है, तभी उसका भाव तो ऊपर नीचे जाता है। ये जो भाव तो ऊपर नीचे गया है, एक्रूअल जो हो गया है, ये सब ऐड करके उसमें से कम करता है जो एक्सपेंसेस और खर्चा जो होता है फंड मैनेजमेंट के लिए, और जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का जो भी होता है, वो सब एक्सपेंसेस जो है कम करता है। सो पोर्टफोलियो का वैल्यू एक की तरफ, और जो मैनेजमेंट के लिए और ट्रांसैक्शंस का जो भी होता है, वो खर्चा जो होता है, एक्सपेंसेस जो होता है, वो कम करने के बाद एक वैल्यू मिलता है पोर्टफोलियो का। वो टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स जो आउटस्टैंडिंग है उससे डिवाइड करता है, तभी एनएवी मिलता है। ये एक चीज़ जो मैंने कभी देखी है, अगर आप थोड़ा इस पे रोशनी डाल सकें, कि डेट फंड में कभी कभी एक संकोच होता है कि ऐसा ना हो कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ये बेचना चाहें तो ये बेच नहीं सकते हैं। और डेट में ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में उसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो कीमत कैसे निकालते हैं? देखिए, डेट मार्केट की एनएवी जो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जैसे कि आपने टी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो तो रेगुलर एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, तो उसके कारण उनकी क्लियरली मार्क टू मार्केट वैल्यू आपको पता चल जाती है। कई बार क्या होता है कि यदि हमने कंपनी के सीडी और सीपी में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण आपके जो है थोड़ा रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, तो वो कई बार हर सिक्योरिटी डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं होती है, पर कुछ सिक्योरिटी डेफिनेटली ट्रेड होती है। जो सिक्योरिटी ट्रेड नहीं होती है, उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम रेटिंग एजेंसी की सहायता लेते हैं, क्रिसिल या इकरा की। तो वो जो होती है वो पुलिंग करती है ऑन ए डेली बेसिस, और उसके हिसाब से वो एक रेटिंग उनकी जो है वो उनका वैल्यू बताती है। तो उस वैल्यू को लेके जो है
उस दिन की NAV कंप्यूट की जाती है। तो आपका मतलब है कि कोई तरीका है, क्योंकि बनिस्बत के मार्केट वैल्यू शायद ना मिल सके या मार्केट ना हो उसका, फिर भी आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से पूछ लेते हैं कि साहब इसकी ये नहीं है कि जो आज दिल किया वैल्यू लगा दी तो NAV चेंज मैनेजमेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि सभी निवेशक को कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही कम्पिटिटिव और वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसमें किसी भी तरीके से फंड मैनेजमेंट हाउस जो है वो उसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं कर सकते। एक सवाल जो हमारे जहन में आता है, वो आप कभी कभी सुनते होगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, कभी कोई बोलता है जी कोई ज़रूरत नहीं है इक्विटी फंड खरीदने की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप इंडेक्स फंड खरीद लो। कोई बोलता है जी इंडेक्स फंड मत खरीदिए, क्लोज्ड एंड फंड खरीदिए, इसकी जो प्राइस है 30% डिस्काउंट पे चल रही है नेट एसेट वैल्यू से। कोई कहता है जी जाके सीधा फंड खरीद लीजिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या हो क्या रहा है, ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो मेन मूल इसमें ये है, एक चीज़ ट्रेड होती है स्टॉक के जैसे, दूसरी चीज़ ट्रेड नहीं होती है। ये आप पे ऊपर निर्भर है, किसी को पसंद है कि जी मैं ट्रेडेड चीज़ खरीदूँ, कोई कहता है जी मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं क्या है। मगर विठल जी अगर आप इस पे अलग अलग थोड़ी सी रोशनी डाल सकें, एक ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे हम जिसको कहते हैं, एक इंडेक्स फंड, और तीसरा ये जो मैं कह रहा था आपको क्लोज्ड एंडेड फंड। सिर्फ एक्सचेंज की बात आपके साथ करेंगे, फिर मैं जो नॉन एक्सचेंज प्रोडक्ट है वो जोसेफ जी से, नैनी जी से, गोपाल जी से पूछ लूँगा। जी आशु जी, जैसे इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिस वे में इन्वेस्ट करते हैं, तो दो पद्धतियाँ उसमें भी होती है कि एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है जहाँ पे फंड मैनेजर अपनी जो स्कीम का जो प्री डिफाइंड जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करता है, बट डिसीजन फंड मैनेजर लेता है कि कौन से स्टॉक में निवेश करे, किस में से कभी एग्जिट करें। दूसरी एक पद्धति होती है जिसको हम पैसिव फंड मैनेजमेंट कहते हैं। तो पैसिव फंड मैनेजमेंट में जैसे इंडेक्स फंड्स है जो एक पैसिव फंड मैनेजमेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसमें एक प्री डिफाइंड एक इंडेक्स होता है कि जिससे ये उसका इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो होंगे स्कीम के उसके साथ लिंक्ड होंगे। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर उसमें जो ये स्कीम का या इंडेक्स फंड की जो इन्वेस्ट करेगा, वो इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, जैसे अगर निफ्टी बेस्ड अगर इंडेक्स फंड है तो उसमें निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है जिन प्रपोर्शन में है उसी प्रपोर्शन में उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। तो वहाँ पे इसीलिए उसे पैसिव फंड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो विठल जी एक तरीके से ऐसा है कि जो आपका ये इंडेक्स फंड हो गया वो शीशे जैसा हो गया, जिस साइड पे इंडेक्स जा रहा है वो शीशा उसके साथ, या शैडो के जैसे आगे पीछे, जो साये के जैसे आगे पीछे हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें जैसे रिटर्न्स जो होंगे उसके, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा, जो भी उसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली उसके जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्सक्लूडिंग जो एक्सपेंस रेशोज या अदर ट्रांजैक्शन चार्जेस उसके रिलेटेड होते हैं। तो इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड में एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड जो होता है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की जो बात कही थी आशु जी ने, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जैसे म्यूचुअल फंड है और जो स्टॉक है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्रिएट होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो पैसिवली मैनेज्ड होता है, जहाँ पे कोई एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके वेट्स उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करता है, बट वो ट्रेड स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक की तरह होता है कि जैसे एक सिक्योरिटी जैसे ड्यूरिंग द डे ट्रेड होती है, तो उसी पद्धति से ये ट्रेड होती है। उसका एडवांटेज ये है कि आप किसी टाइम भी निकल जाओ, आपको एक दिन भी रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 दिन गोपाल जी कह रहे थे ट्रेड करने, ऑर्डर एक्सचेंज को म्यूचुअल फंड को बताने के बाद 3 दिन लगते हैं पैसे आने के, यहाँ पर आप उसी टाइम निकल जाओ। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जैसे आपने कहा कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, तो लिक्विडिटी जो एक्सचेंज में जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो जब भी ड्यूरिंग द डे आपको उसका रेट्स वगैरह भी आपको इमीडिएटली मिल सकते हैं। जैसे हम लोग नेट एसेट वैल्यू की बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, वैसे यहाँ पे एक इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू होती है, INAV जिसे कहते हैं। तो ड्यूरिंग द डे भी इसका इमीडिएटली मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन करके ड्यूरिंग द डे उसके INAV जो या इंडिकेटिव NAV वैल्यूज़ है वो भी पब्लिश होती है। तो इन्वेस्टर उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर
इन्वेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार। एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी। शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. एक बड़ा फ़र्क जो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी इशू के टाइम पे आप जाके एक फॉर्म, अगर फॉर्म तो खैर सब ख़त्म ही हो रहे हैं, मगर फॉर्म भर के दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप ओपन एंडेड खरीद रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जब नया इशू निकलता है बाद में भी आप फॉर्म भर के कर सकते हैं। नैनेश जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अब टेक्निकली प्रोसीजर क्या है, अगर मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है, एक मुझे क्या ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है ब्रोकर के साथ? अगर मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है तो हर म्यूचुअल फंड के साथ अकाउंट की ज़रूरत है? अगर मैं एनएससी में कहाँ पर म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ वहाँ अकाउंट की ज़रूरत है? तो ये तीनों स्थितियों में कैसे मैं खरीदूँ? म्यूचुअल फंड दो तरीक़ा से खरीदे जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में जो होता है उसमें फॉर्म भरना होता है, जो एडवाइज़र का तो एएमसी इसमें जाके कि जो भी ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे जाके ऑफलाइन भरने का होता है। तो उसमें जो केवाईसी पहले करने का जो मैंडेटरी है, तो सब जो भी ट्रांजैक्शन ऑफलाइन होते हैं उसमें परचेस रिडेम्पशन सब जो अकाउंट स्टेटमेंट उसके लिए आता है। तो ऑफलाइन जो भी ओपन एंडेड हुए कि जो उनसे भी तरीके के अलग अलग वगैरह फंड्स जो होते हैं वो आपको ऑफलाइन फॉर्म भर सके होते हैं। एक टाइम फॉर्म शुरू में भरते हैं तो एक फोलियो क्रिएट होता है, बाद में आप एडिशनल परचेस करना है, कुछ भी करना है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आपके पास ऑनलाइन के लिए आपके पास अगर डीमैट अकाउंट की आवश्यकता है ऑनलाइन के लिए, वो आप खुद भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में जाके कर सकते हैं। कैसे जो यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स अब भी आ रही है एनएससी की, बीएससी की, उसमें डायरेक्टली आप कर सकते हैं, स्वतः इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। पर उसमें डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है, ऑफलाइन में डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। तो विठल जी, अगर आप इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें। एक्सचेंज में एक म्यूचुअल फंड एनएससी का प्लेटफॉर्म एमएफएसएस है, जो म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इन्वेस्टर जैसे अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाके जिस वे में फॉर्म जैसे नया सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं, तो उसी वे में एमएफएसएस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जो भी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स है एमएफएसएस प्लेटफॉर्म पे, उनके थ्रू आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो है कि एमएफएसएस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डीमैट मोड में ही ट्रांजैक्शन करना होता है। एमएफएसएस के थ्रू आप ऑफलाइन जैसे फिजिकल मोड या डीमैट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सेकंड है आपका, जैसे अगर आप डीमैट मोड के ट्रांजैक्शन के लिए जाते हो तो वो आपके जैसे बाकी जो सिक्योरिटीज़ आपकी स्टॉक्स जिस डीमैट अकाउंट में है उसी में आपके ये डीमैट होल्डिंग आपकी म्यूचुअल फंड की भी जमा होगी, तो एक ही जगह पे आपको उसको ट्रैक करने की सुविधा होती है। तीसरा है कि यहाँ पे आपको कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के लिए आप सब्सक्रिप्शन मोड में अगर किसी और मोड के थ्रू अगर जा रहे हो तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा केवाईसी और एडिशनल प्रोसीजर्स है, सब्सिक्वेंटली आपको सिर्फ आपका फोलियो नंबर देके बट एटलीस्ट एक फिजिकल फॉर्म आपको भर के उसका चेक और जो डिटेल्स आपको सबमिट करने होते हैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर या फंड के पास। तो म्यूचुअल फंड सर्विसेज एमएफएसएस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पे आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी होती है। जैसे आप स्टॉक्स में जैसे ट्रेड करते हो कि आपके ट्रेडिंग मेंबर्स है, अपने जो ब्रोकर्स है, उनको आप बताओगे कि जैसे कौन सा स्टॉक आपको परचेस करना है, कौन सी प्राइस पे करना है। म्यूचुअल फंड के केस में सिमिलरली आपको उनको जस्ट इन्फॉर्म करना है कि कौन सा फंड है, कौन सी स्कीम है, कितने अमाउंट का परचेस है। तो वो इंस्ट्रक्शन आपके देने के ये अगर आप इंस्ट्रक्शन उनको पास ऑन करते हैं तो वो डील वो वहाँ पे जो ऑर्डर का जो प्लेटफॉर्म है एमएफएसएस का, वहाँ पे वो सबमिट करते हैं। और फिर ये एमएफएसएस प्लेटफॉर्म जो है बाकी
सभी म्यूचुअल फंड उनके RTAs उनके साथ में बैक टू बैक कनेक्टेड है, डिपॉजिटरी के साथ में उसका एक कनेक्टिविटी है, तो सब्सिक्वेंट जो प्रोसेसिंग है वो सब फिर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाती है। तो इन्वेस्टर के अकाउंट में जो भी ड्यू डेट है उस डेट पे उसके क्रेडिट यूनिट हो जाएंगे, एज वेल एज जो पेमेंट वगैरह जो आपकी करनी होती है आपके ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। आज हमारी चर्चा समृद्धि की पाठशाला में ये थी कि किस किस्म से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अगर आपने ख़रीदने हैं, मतलब क्या मैकेनिज़म्स हैं और कैसे कैसे फ़ंड हैं और कहाँ कहाँ ट्रेड होते हैं, उसकी हमने बात की। तो कुछ सवाल भी ले लेते हैं। सोनम जायसवाल जी हमारे साथ हैं इलाहाबाद से। नमस्कार सोनम जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोनम जायसवाल है। मैं शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इलाहाबाद MBA की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एक सेविंग स्कीम होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दैट इज़ ELSS। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ELSS होता क्या है? जो ELSS होती है ये टैक्स सेविंग स्कीम होती है और इंडिया के रूल्स के हिसाब से अभी आप अंडर सेक्शन 80C 1 लाख रुपए तक जो है आप ELSS स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक आवश्यकता यह है कि आपको 3 साल तक कम से कम उसमें निवेश रखना पड़ेगा और इक्विटी फंड हाउस को जो है 80% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है एवरेज जो तरीके से उसको इक्विटी में रखना पड़ेगा, तब वो आपको टैक्स बेनिफिट उसके ऊपर मिलता है। तो इसमें आपको डबल बेनिफिट है, एक तरफ आपकी टैक्स की सेविंग है, दूसरा आपको कैपिटल अप्रिसिएशन जो होता है लॉन्ग टर्म में वो भी आपको मिल जाता है। आजकल एक राजीव गांधी इक्विटी स्कीम एक और आ गई है जिसके अंतर्गत भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि जो भी सैलरीड पर्सन या कोई भी आदमी जिसकी इनकम 10 लाख से कम होती है वो जो है 50,000 रुपये जो है 3 साल के ब्लॉक के अंतर्गत ये इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें 50% जो है वो टैक्स जो है आपकी इनकम से वो डिडक्टेबल रहेगा। तो ये अभी 2 स्कीम हो गई है, एक ELSS है, एक राजीव गांधी इक्विटी स्कीम हो गई। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विवेक जायसवाल है। मैं शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का MBA का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, तो विवेक जी हमने प्रक्रिया के बारे में बात तो की थी, मगर नैने जी मेरे ख्याल से इनका सवाल का तात्पर्य यही है कि कैसे करें, कहाँ डालें। तो निवेशक को कभी भी जो भी अगर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो अगर पूरी जानकारी ले, म्यूचुअल फंड की जानकारी सभी वेबसाइट और सभी उसमें मिलती है, का तो कोई एडवाइज़र का तो प्लानर का सहायता ले कि उसको बताए कि उसके कितने समय तक और कितने उनकी रिस्क कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उस हिसाब से जैसे बताए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके हैं। अगर खुद में समय है, खुद में ज्ञान है और खुद में पैसे है तो उन लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी सहायक लेना चाहे एडवाइज़र की तो उसके सहाय लेके वो निवेश कर सकते हैं। जी देखिए, जहाँ तक एडवाइज़र्स का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र होते हैं जिनके पास ARN नंबर होता है, तो ज़रूरी नहीं है वो ब्रोकर हों। दूसरा तरीका यह है कि एक स्टॉक ब्रोकर जो हैं अमूमन ज़्यादातर उनके पास म्यूचुअल फंड की भी एडवाइस की सहूलियत होती है। और तीसरा, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, आप एक्सचेंज के पास भी डायरेक्टली जाके NSE की साइट में जो है वहाँ भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और चौथा प्रक्रिया यही है कि आप म्यूचुअल फंड का फॉर्म डाउनलोड कीजिए, भरिए और भेज दीजिए पैसे के साथ, तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक बार आपको एक KYC जैसे नो योर क्लाइंट करवाना पड़ता है, वो एक बार आपका रजिस्टर हो जाए, फिर उसके बाद जो है हर बार नहीं। और एक पर्ची जैसी नीचे आती है, आपको जब दूसरी बार पैसा डालना हो, पर्ची फाड़िए, उसमें फिर से अमाउंट भर दीजिए, लिफाफे में डालिए, भेज दीजिए। आपके दूसरे जो जितने यूनिट और खरीदने हो वो भी खरीदे जा सकते हैं। Issued in the interest of investors by NSE. सर ये म्यूचुअल फंड कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है? डाइवर्सिफिकेशन का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? तो सर आप मुझे बता सकते हैं पोंजी स्कीम क्या है और इसे क्यों अवॉइड करें हम? अगर एक निवेशक ETF में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? सर समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD नेशनल पर। 1 महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपरहिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया?
ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. सर मेरा नाम शिवम उपाध्याय है। मैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे सिलेबस में एक टॉपिक है एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग। सर शेयर मार्केट में जो निवेशक होते हैं सर वो एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करें, और इनमें एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग होता क्या है सर, और दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए एक्टिव इन्वेस्टमेंट में जो होता है, जो हम स्टॉक को जो सिलेक्शन होता है वो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से किया जाता है। जनरली जब